नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तापमान के बारे में। हम तापमान के इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी के ऊपर जब हम तापमान को देखते हैं तो उसके क्षैतिज वितरण को हम देखेंगे और ऊर्ध्वाधर वितरण को देखेंगे, अर्थात हम तापमान की असमानताओं का जिक्र करेंगे। ऊंचाई पर जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, क्यों घटता है उसके बारे में देखेंगे। और दूसरी तरीके से हम देखेंगे जब क्षैतिज वितरण में देखेंगे तो विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं टेम्परेचर क्यों घटता जाता है, उन सब के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो आखिर जो तापमान में असमानता है क्यों होती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में, फिर हम क्षैतिज वितरण पर भी आएंगे। तो ऊर्ध्वाधर, सबसे पहले जब तापमान में असमानता की जब बात होगी, जब तापमान का हम वितरण करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण के जरिए मैंने एक इधर डायग्राम बना रखा है जिसके जरिए हम समझेंगे, और क्षैतिज वितरण की बात करेंगे तो उसके लिए ये डायग्राम है। और एक हम बात करेंगे तापमान में विसंगति क्या होता है, इसके ऊपर ये मैंने डायग्राम बना रखा है। तो अभी हम एक एक को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे इसको आपको समझना है। सबसे पहले हम बता दें, ये हो गया मेरा एक डायग्राम है, इसके जरिए हम ऊर्ध्वाधर तापमान के वितरण को हम समझते हैं कि आखिर ऊंचाई पर जाने पर तापमान चेंज क्यों होता है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप जान रहे हैं कि जब सूरज से जो किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं। जो किरणें आती हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे तापमान में पृथ्वी पर जो वो किरणें जो सूरज की वजह से आती हैं वो तो देखेंगे तो लघु तरंगे होती हैं, लेकिन जो वापस जाती हैं वो दीर्घ तरंगे होती हैं। अर्थात जो हमारी पृथ्वी को सूर्यातप जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वो होता है लघु तरंगों में। लघु तरंगों की खासियत यह है कि इसकी वजह से हमारा जो वायुमंडल है उससे गर्म नहीं होता है। शॉर्ट वेव की वजह से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, अर्थात जो सूरज की वजह से जो किरणें आ रही हैं उनकी वजह से हमारे जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। लेकिन जो हमारा पृथ्वी है, हमारी जो ये शॉर्ट वेव में जो तरंगे आती हैं वो पृथ्वी हमारी अवशोषित करती है, उसके बाद में क्या होता है कि वो दीर्घ तरंगों के रूप में वापस करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये कैसी होती हैं, दीर्घ तरंगे होती हैं। तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी से निकलने वाली जो तरंगे हैं जिनको हम बोलते हैं दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। तो पार्थिव विकिरण जो होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं जिनको, तो वो जो होता है वो हमारे वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर गर्म करता है। किस तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात हमारा वायुमंडल ऊपर से नीचे ना गर्म होकर के नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। और हम जान रहे हैं कि आपके हमारे गुरुत्वाकर्षण की वजह से जितनी भी भारी गैसें होती हैं वो सब पृथ्वी की सतह के पास में रहती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, निचली सतहों पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे मतलब कि जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाते जाते हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उनमें विरलता आ जाएगी। और गैस जो कि कह सकते हैं सघन नहीं रहती है, विरल हो जाती है। जो गैस होती है वो विरल हो जाती है और हल्की गैसें ऊपर की ओर रहती हैं और भारी गैसें जो होती हैं वो नीचे की ओर जमा रहती हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी की सतह के पास में सबसे ज़्यादा गैसें वगैरह जमा रहती, वायुमंडल सबसे ज़्यादा घना है सतह के पास में। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे धीरे धीरे क्या होता है, वायुमंडल जो है विरल होता चला जाएगा, गैसें भी विरल हो जाएंगी। तो दीर्घ तरंगे जो नीचे से निकल रही पृथ्वी से, तो वो हमारे मान लीजिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से विरल होती चली जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा घनी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा घनी पृथ्वी की सतह के पास में। और यहीं से क्या हुआ, यहीं से क्या होता है, हमारी दीर्घ तरंगे भी निकल रही हैं। तो जो घना वायुमंडल है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं विकिरण को अवशोषित करता है। तो जब घना वायुमंडल जो है वो मतलब जहाँ पर गैसें घनी हैं तो वो सघन है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसें यहाँ पर दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं और उस तरीके से वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं और वहाँ पर जो विकिरण होती है वो कम अवशोषित होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो गैसें हैं वो विरल हैं। तो ऊपर की ओर विरल हैं, नीचे की ओर सघन है। तो इस वजह से, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि आप मान लीजिए आप एक भट्ठी के पास में खड़े हैं। भट्टी के पास में जब आप खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्मी आपको भट्टी के जो पास खड़ा है उसको लेगी, लेकिन जैसे जैसे आप भट्टी से दूर जाते जाएंगे आपको गर्मी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी पर है, जितना आप पृथ्वी के पास रहेंगे भट्टी की गर्मी मतलब कि जो दीर्घ तरंगे, क्योंकि नीचे से ही निकल रही है ना, भट्टी से जब गर्मी निकल रही ना तो वो ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप भट्टी से दूर होते चले जाएंगे क्या होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। उसी तरीके से यहाँ पर
जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं, हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होता चला जाता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये लिमिट है कहाँ तक, जब हम जाते हैं क्षोभ मंडल में। उसके बाद जब हम देखेंगे तो जब समताप मंडल में जब हम आते हैं तो ओजोन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि उसके चर्चा मैंने जब पृथ्वी के उष्मा बजट की हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था, इसलिए उसको हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे। ऊर्ध्वाधर वितरण में जो मैंने बताया है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आप जान रहे हैं, जैसे आप देखिए पंजाब के कुछ क्षेत्रों को ले लीजिए और हिमाचल के क्षेत्रों की तुलना कीजिए तो लगभग दोनों ही समान अक्षांश रेखाओं पर होने के बावजूद दोनों के टेम्परेचर में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि वो क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर घट गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर घट जाता है। लेकिन जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो सी लेवल से उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। जब उसकी ऊंचाई ज़्यादा ना होने की वजह से वहाँ पर जो गैसें हैं वो घनी हैं, और जो गैसें घनी होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर कम इसलिए क्योंकि वो ऊंचाई पर स्थित है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो तब जब हवा में जब विरलता आती है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं। और उसके लिए लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्रों पर जाए, मान लीजिए लेह लद्दाख चले गए तो वहाँ पर बोला जाता है कि आप कुछ दवाइयाँ वगैरह भी डॉक्टर से सलाह लेकर के लोग लेते हैं, ताकि आपको मितलियाँ आना, चक्कर आना और उल्टियाँ वगैरह होना, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर हवा काफ़ी हल्की होती है, हवा हल्की होने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि उसी तरीके से, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो पृथ्वी के जितने पास में रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की उपलब्धता आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आप समझ गए कि ऊर्ध्वाधर वितरण हमें, जैसे मैंने देखा है, वो क्या होता है कि ऊंचाई पर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया पृथ्वी का 165 मीटर की ऊंचाई पर। और इसकी भी जब आप लाइन खींचेंगे तब आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखा से, खैर अभी हम क्षैतिज की बात नहीं कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी पृथ्वी पर आपको हर जगह लगभग यही चीज़ें दिखेंगी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे और वहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से दिखेंगी। हवा जो है वो धीरे धीरे वो कैसी हो जाती है, हल्की होती जाती है ऊंचाई पर। तो ये तो हो गया हम जब बात किए ऊर्ध्वाधर वितरण की, जब ऊंचाई पर जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक होता है कि जब हम बात करते हैं क्षैतिज वितरण की, आइए हम दूसरी तरफ देखते हैं, क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। क्षैतिज वितरण के लिए मैंने एक तरीके से मानचित्र समझ सकते हैं। मानचित्र मैंने कुछ लाइन वगैरह दर्शाई हैं, जिसको आप, जैसे आप देख लीजिए, ये विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये आर्कटिक वृत्त हो गया, नीचे की तरफ मकर रेखा हो गई, अंटार्कटिक वृत्त हो गया। 0 डिग्री की लाइन है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ है, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ है, उसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ है। ये लाइनें मैंने बताई है। तो आपको लगेगा कि आखिर ये लाइनें क्या हैं। तो लाइनें मैं बता दूं कि जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो एक मान लीजिए पृथ्वी के बीच से जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री की ऊंचाई पर क्या है कि कर्क रेखा है, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगी मकर रेखा। वो और कुछ नहीं, दरअसल पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन पे आप बता दूं कि वैसे तो 90 डिग्री पर यहाँ पर कहीं नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है, पृथ्वी सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए इस तरीके से चक्कर नहीं लगा रही, इस यहाँ पे इस तरीके से नहीं घूम रही है। जैसे मैंने बताया ना पेन, जैसे मैंने पृथ्वी इस तरीके से नहीं घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती है। जैसे मैंने बताया ना, इस तरीके से 23.5 डिग्री का झुकाव है, और कुछ इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का बनाती है। क्योंकि वैसे तो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री घटा दीजिए, क्योंकि वो इतनी झुकी हुई है, तो कितना बचा, 66.5 डिग्री। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण तो वैसे तो 66.5 डिग्री का ही बना रही है, देखिए ये, और झुकी 23.5 डिग्री है। झुकाव की बात आएगी तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और कोण जो बनाती है अपने अक्ष पर वो 66.5 डिग्री का बनाती है। क्योंकि आप टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 66.5 डिग्री आ जाएगा। तो
अपने अक्ष पर जो कोण बनाती है 66.5 डिग्री का, और जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है सूरज के चक्कर लगाने की वजह से सिचुएशन ऐसी आती है कि जो सूरज होता है वो इसी विषुवत और मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है यहीं पर एक वर्ष में। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ये मान लीजिए मैंने पृथ्वी हो, ये सूरज मान लीजिए सन है, और यहाँ पर मैंने बता दिया जैसे क्या हो गई, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अगर यहाँ पर सूरज की लंबवत किरणें पड़ रही हैं, मान लीजिए कहाँ पर पड़ेगी सूरज की लंबवत, ये हो गया, ये विषुवत रेखा हो गई, और यहाँ पर कहीं ये पर एक होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से है ना, तो विषुवत रेखा इस तरीके से होगी और मकर रेखा इस तरीके से होगी, कर्क रेखा इस तरीके से होगी, तो सूरज यहाँ पर चमकेगा। लेकिन इसी को उठा करके 6 महीने बाद इसको यहाँ पर फिगर एक बना दीजिए। यहाँ पर जब देखेंगे तो विषुवत रेखा, उसके ऊपर देखेंगे तो इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा मैं बता दूं तो आपको और अच्छे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये हो गया सन और ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो विषुवत रेखा ये हो गई, कर्क रेखा ये हो गई, मकर रेखा ये हो गई। सूरज की लंबवत कब चमक रहा है? यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए ये सिचुएशन कैसी है, ये हम मान लेते हैं सिचुएशन है दिसंबर की, मान लेते हैं दिसंबर में सूरज कहाँ पर? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कहाँ पर चमकता है? मकर रेखा पर। लेकिन इसके बाद की सिचुएशन दूसरी उठाइए, 6 महीने बाद पृथ्वी क्या होगी? यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक मैप इसी तरीके से बना दीजिए। ये हो गई ये हो गई कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। अब सूरज की किरणें लंबवत कहाँ चमकेंगी? कर्क रेखा पर चमकेंगी। कहाँ पर चमकेंगी? कर्क रेखा पर चमकेंगी। तो ये 6 महीने के बाद में, अब यहाँ पर देखिए तो जो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा। पृथ्वी इस तरीके से घूमती तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर 6 महीने की रात और यहाँ पर 6 महीने का ऊपर की ओर 6 महीने का दिन होता है। तो इस तरीके से अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से आप देख रहे हैं कि सूरज क्या होता है, इसी के बीच में 6 महीने के बाद में सूरज यहाँ पे आ जाएगी, पृथ्वी घूम करके यहाँ पर आ जाएगी, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी, फिर घूम करके यहाँ जाएगी, तो ये वाली सिचुएशन ये, और इस तरीके से ये घूमती रहती है। तो एक सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी, सूरज जो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको यहाँ पर सीधे बना देंगे, तो ये विषुवत रेखा पर सीधे लंबवत चमकेगा। तो समझ गए ना, विषुवत सूरज जो है ये कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकता रहता है, मकर और कर्क रेखा के बीच में। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सूरज को मैं बता दूं कि जब मकर और कर्क रेखा पर, मान लीजिए जैसे ये सूरज है, सन है, और इसको हम इस तरीके से बना दें, इसको हम मान लें जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये हो गई कैंसर लाइन, ये हो गई इक्वेटर, और ये हो गई कैप्रिकॉर्न। 3 लाइनें मैंने बता दिया, कर्क, विषुवत और मकर। तो यहाँ पर जब लंबवत किरणें पड़ेंगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। वहाँ पर क्या होगी? सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। अर्थात जो यहाँ पर जो ये वाला कटिबंध है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं, कभी यहाँ पर पड़ेंगी, कभी यहाँ पर पड़ेंगी, कभी यहाँ पर पड़ेंगी। इस तरीके से क्या होगा, ये इसको बोला गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के बीच का होता है। इसमें भी आप जान रहे हैं कि सिचुएशन मंथ वाइज चेंज होती रहती है। आप जान रहे हैं कि मार्च के महीने में सूरज विषुवत रेखा पर, जून के महीने में कर्क रेखा पर, सितंबर के महीने में फिर विषुवत रेखा पर, दिसंबर के महीने में फिर ये कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर आ जाता है। इस तरीके से सिचुएशन होती रहती है। अब सूरज की किरणें यहीं पर पड़ती हैं, और यहाँ पर जो होती है, ये वाली पोर्शन जो होता है यहाँ पर हमेशा, जब मान लीजिए सूरज कर्क रेखा पर चमकेगा भी, तो इस वाले क्षेत्र में जो सूरज की किरणें होंगी वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इसकी तुलना में हमेशा कम रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कि जो आर्कटिक वृत्त है और उससे कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र जो होगा, ये होगा शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे की तरफ मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र जो होगा, ये वाला भी शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला भी शीतोष्ण है। इसके ऊपर का हो जाएगा शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत ना पड़कर हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा
ठंडी पड़ती है, क्योंकि आप जानना सीधी जब तक किरणें नहीं पड़ेंगी उतनी ज़्यादा गर्मी हो नहीं पाती है। तो ये हो गया जब हम इसका टेम्परेचर प्रादेशिक विभाजन जब हम देखेंगे, मतलब कि कह सकते हैं क्षैतिज विभाजन। तो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा कुछ इस तरीके से आप अगर जो देखेंगे तो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाता है, यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। इसी तरीके से विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तब भी टेम्परेचर घटेगा। तो याद रखिएगा, ये इधर से भी घटेगा और मतलब विषुवत रेखा से उधर भी घटेगा। तो इसके कटिबंध डिसाइड है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो गया उष्ण कटिबंध। इसमें भी आप उपोष्ण कटिबंध वगैरह, समशीतोष्ण वगैरह, इसको आप और डिवीजन करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। समशीतोष्ण वगैरह और उपोष्ण वगैरह ये सब आपको देख सकते हैं। हालांकि जो मैं टेम्परेचर का जो मैं आपको प्रादेशिक विभाजन बता रहा हूँ, इसके बीच में कई सारी चीज़ें काम करती हैं। ये मैं तब की सिचुएशन बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बराबर कर दीजिए, यहाँ पर जो उच्चावच है उनको समतल कर दीजिए, तब टेम्परेचर आपको लगभग समान दिखेगा। लेकिन हालांकि जैसे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया है कि आपको समताप रेखाएं दिखती हैं। हालांकि एक वीडियो में इसके ऊपर सेपरेट बताऊंगा समताप रेखाओं का, जिसको आइसोथर्म बोलते हैं। वो क्या होती है, मानचित्र पर सीधी रेखाएं होती, समान ताप के क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखाओं को हम समताप रेखाएं कहते हैं। तो चूंकि मैं बता रहा हूँ इसमें कि मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये 23 डिग्री नॉर्थ है, 23 डिग्री नॉर्थ में मान लीजिए मैंने टेम्परेचर आपको बताया कि यहाँ पर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, मैंने बता दिया, मैं मान लेता हूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे कर्क रेखा पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ही, ऐसा नहीं है। इसमें भी तापमान में असमानता आपको देखने को मिलेगी। कहीं पहाड़ी क्षेत्र होगा विषुवत कर्क रेखा पर, तो वहाँ का टेम्परेचर हो सकता है माइनस में चला जाए। हो सकता है यहाँ पर कोई मरुस्थल हो तो टेम्परेचर उसका 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। हो सकता है कोई यहाँ पर कोई समुद्र का क्षेत्र हो तो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम हो जाए। ऐसी सिचुएशन बनती रहती है। हालांकि इसकी सिचुएशन जैसे जैसे सूरज जब ऊपर नीचे होता जाएगा, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में जाएगा, तो तापमान में असमानता आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जब ये तो चीज़ें आप समझ गए होंगे ना, क्षैतिज वितरण यही है, तापमान का क्षैतिज वितरण यही है कि जिस तरीके से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में हमें कमी देखने को मिलती है। जैसे आप कर्क रेखा पे जाएंगे, आर्कटिक वृत्त पे जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चले जाएंगे, टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन इसमें और भी चीज़ें फैक्टर हैं जो तापमान में के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें भी और हम समझ सकते हैं कि कोई पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गई, जब आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को एकदम में मिक्स कर दीजिए तब जाकर के आपको पृथ्वी का तापमान आपको समझ में आएगा। एक कारण होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर, दूसरा कारण होता है कि अक्षांश बढ़ने पर, अक्षांश चेंज होगा, तापमान बदल जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आइए हम एक बात और कर देते हैं कि आखिर थर्मल एनॉमली क्या होता है, तापमान विसंगति क्या है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है। मतलब कि मैं बता दूं कि मान लीजिए जैसे मैंने कोई महीना ले लीजिए, भारत का मैप बना हुआ है, भारत के मैप को आप सिचुएशन ले लीजिए। मान लीजिए जैसे इस समय जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में जब हम सिचुएशन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जुलाई में इस टाइम पे, या जून का महीना ले लीजिए, कोई महीना ले लीजिए, तो यहाँ पर करीब सूरज की किरणें करीब 15 डिग्री के आसपास करीब लंबवत चमक रही होगी। तो यहाँ पर 15 डिग्री के आसपास मान लीजिए लंबवत चमक रही हैं, तो आप जान रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है स्थलखंड, ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जो महासागर होता है ये देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। अर्थात जब हम गर्मियों का महीना देखते हैं तो गर्मियों के महीने में जो स्थलखंड का तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है और समंदर का तापमान कम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि मान लीजिए जून के महीने में किसी स्थलखंड का जो तापमान की विसंगति होगी वो स्थलखंड की कैसी होगी, धनात्मक होगी, और किसी महासागर की ऋणात्मक होगी। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर एक औसत टेम्परेचर, मतलब किसी अक्षांश रेखा पर जब किसी तापमान में विसंगति हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, तापमान विसंगति कहते हैं। तापमान में असमानता देखने को मिले किसी समान अक्षांश रेखा पर, ये 15 डिग्री नॉर्थ की जो मैंने रेखा बताई है, ये समंदर से होते हुए जाती है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए जा रही है, अरब सागर से जा रही है, और इस स्थलखंड से होते हुए जा रही है। 15 डिग्री नॉर्थ में जुलाई के महीने में यहाँ पर तापमान अधिक होगा, बंगाल की खाड़ी में तापमान कम होगा। तो जबकि हैं दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं,
तापमान में ये विसंगति देखने को मिलती है, क्योंकि जो जल है वो देर में गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। तो ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है। तो जो ये गर्म होगा, ये ठंडा होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में ये जो होगा ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। लेकिन जब शीत ऋतु की बात करेंगे तो ये हिस्सा जो होगा ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में किसी समुद्र तल का, समुद्र का या कहें मतलब कि वाटर बॉडी का तापमान हमेशा धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये थर्मल एनामोली आप समझ सकते हैं। ये तापमान विसंगति पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूपों में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो जल होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा, और जो स्थल खंड होता है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान अधिक और इसका कम, तो ये पॉजिटिव, और शीत ऋतु में इसका तापमान अधिक, ये कम, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं तापमान में विसंगति। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो मैंने तापमान में असमानता आपको बताई है कि आखिर क्यों होती है, उसके पीछे कारणों में जो मैंने बताया, एक तो आखिर तापमान में जो असमानता, हालांकि एक मानों के द्वारा भी आपको असमानता, या कहें कि टेम्परेचर बढ़ाने के पीछे कई सारे कारण आपको देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है, उनका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आखिर ये तापमान आता कहाँ है, प्राकृतिक तौर पर जब आप देखेंगे तो वैसे तो सूर्य से आता है। सूर्य के अलावा भी आप कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ज्वालामुखी, उद्गार वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, भूतापी ऊर्जा वगैरह, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब तापमान मिलता है, पृथ्वी को, वायुमंडल को तापमान मिलता है। मानव जनित कारणों में जब हम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं, नगरीकरण आप ले लीजिए, और कह सकते हैं इसमें और नगरीकरण वगैरह हो गए, और इसमें जब हम देखेंगे तो उद्योग हो गए, उद्योग धंधे वगैरह स्थापित करके फैक्ट्री से खूब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज करना, उसकी वजह से कह सकते हैं। और इसमें हम आपको कह सकते हैं जो गाड़ियों वगैरह जो चलती हैं, परिवहन, इसको मतलब परिवहन में भी ले सकते हैं। परिवहन क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से भी टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। और कई सारे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। और इसमें जैसे वनों का काटना टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, वैसे इसको मिक्स करेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। जब किसी जगह पे पेड़ वगैरह लगे होते तो टेम्परेचर डाउन रहता है, पेड़ काटेंगे तो सतह दिखने लगेगी, जब सतह दिखेगी तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई जिनको आप लिख सकते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाए तो मैंने आपको थ्योरी बता दी है, अब इसको लिखना कैसे वो आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं। मैंने चीज़ें तो आपको बता दी हैं, दिमाग में सब कुछ आपके बैठ चुका है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक वीडियो में आपको बता दूंगा जो आइसोथर्म के ऊपर क्या कि जो समताप रेखाएं होती हैं वो कैसे खींची जाती हैं, एक वीडियो उसके ऊपर हम जल्द ही बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।